अगर हम आज के टाइम में देखें तो 80% लोग जो हैं वो लिवर से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि रस से रक्त बनता है, और रस कब सही बनेगा? जब आपका डाइजेशन सही होगा, और डाइजेशन कब सही होगा? जब आपका लिवर ढंग से काम करेगा। तो वो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर की इम्प्रूवमेंट के लिए। लीवर के पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं उनकी डाइट में, जिसकी वजह से लीवर ठीक होने के बजाय खराब हो जाता है? आचार्य चरक ने एक बात बोली है कि हमारा जो कोश है, जो हमारा स्टमक है, वो 4 भागों में डिवाइड है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमेशा भूख रख के खाएं, कि जो एक भाग है वो उसे हम हमेशा खाली छोड़ें गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं शुद्धि हिम्स पंचकुला। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यामिनी। डॉक्टर यामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। आज हम बात करेंगे लीवर पे। तो मैम, लीवर की बीमारी होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और लीवर की बीमारी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लिवर सिरोसिस का आपने नाम सुना होगा, लेकिन उसे हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही बाद की स्टेज है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो 80% लोग जो हैं वो लिवर से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। अब उसमें बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यानी आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा लिवर के खराब होने की सिम्टम्स कह सकते हैं, या लिवर की फंक्शनिंग सही ना होना वो सिम्टम कह सकते हैं। आपको ब्लॉटिंग होना, वो भी एक लिवर का ही कारण हो सकता है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, वो भी लिवर की वजह से ही हो सकता है। ओवरऑल जो मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है, कहीं ना कहीं वो लिवर पे डिपेंडेंट है पूरा। स्किन की बीमारियों को लीवर के साथ जोड़ा जाता है, क्या ये सही है? डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। अगर आयुर्वेद में हम बात करें तो जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं ब्लड की इम्प्योरिटी की वजह से। और आयुर्वेद में बताया गया है कि रस से रक्त बनता है, और रस कब सही बनेगा? जब आपका डाइजेशन सही होगा, और डाइजेशन कब सही होगा? जब आपका लिवर ढंग से काम करेगा। तो वो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। कई डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि 80% तक जब लीवर खराब हो जाता है तब जाके पता चलता है कि हमें लीवर की कोई बीमारी है। क्या ये सही है? लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, अगर वो 1/4 भी हम जब किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो कभी भी पूरी ऑर्गन नहीं डाली जाती, बहुत छोटा सा पार्ट डाला जाता है जो ग्रो करता है। हमारा अगर लिवर 1/4 भी अगर बच जाता है तो उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। तो अगर 80% भी अगर आपका लिवर नेक्रोस्ट हो गया है, या फाइब्रोस्ट है, या सिरोसिस हो गया है, तो वो रीजनरेट कर सकता है। डायग्नोसिस का 80% खराब होने के बाद ही पता चलता है क्या? ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हम एंड स्टेजेस में चीजों को देखते हैं, लेकिन भूख ना लगना ये भी लिवर खराब होने का सिम्टम है। जरूरत से ज्यादा भूख लगना, ये भी कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है उसका सिम्टम है। या आपका जो आपके जॉन्डिस हो जाना, आपको ये भी लिवर खराब होने का सिम्टम है। या आपका कहीं ना कहीं आपकी नींद भी कनेक्टेड है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपकी नींद हैम्पर करेगी, आपको आलस आएगा, आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, आपका पेट ढंग से साफ नहीं होगा, और आपको मोटापा, जो अलग अलग जगह से बोलते हैं ना लोग, अदरक की तरह बढ़ रहा है। दैट मीन्स किसी का पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, या कोई ऑर्गन, आपका कोई बॉडी का एरिया जो अनवांटेड ग्रोथ क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं वो भी लिवर का ही एक पार्ट है। लीवर अगर खुद रिजुविनेट कर लेता है, वापस से सही हो जाता है, तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स में, जैसे एलोपैथी में दवाइयां दे देते हैं, तो क्या वो लेनी जरूरी होती हैं? लिवर के लिए बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है किसी तरह की कोई एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं। अगर आप एलोपैथी में भी देखेंगे तो वहाँ अगर आपको भूख नहीं लगती तो कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाएगी, आपको सिरप दिया जाएगा जी। और अगर आप सिरप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे, मोस्टली वहाँ पर वो आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होंगे, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं मोस्टली आयुर्वेदिक चीजें ही होती हैं। अगर आप किसी गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइटिशियन के पास जाने के लिए गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर की इम्प्रूवमेंट के लिए। आजकल फैटी लीवर भी ज्यादातर देखा जाता है, तो उसके होने के क्या सिम्टम्स होते हैं?
फैटी लिवर के होने के सिम्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, आप भूखे रहते हो, आप अपना सोना सही से नहीं करते हो, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप टेट्रा पैक्स इंटेक कर रहे हो, या आप कोई भी तरह का पैक फूड इंटेक कर रहे हो, या आप रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो, ये सारे सिम्टम्स उसका हो सकते हैं। या आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर ज्यादा देखने को मिलता था, पर अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ज्यादा देखने को मिल रहा है। नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस को हम, जैसे नैश होता है, नॉन अल्कोहलिक एक टर्म यूज करते हैं उसमें। उसका जो मेन रीजन है वो है आपका खान पान, दूसरा आपका ज़रूरत से ज़्यादा भूखे रहना। अगर आप फीमेल्स में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में सिरोसिस ऑफ लिवर नज़र आ रहा है या फैटी लिवर नज़र आ रहा है। उसका ये रीज़न है कि टाइम से ना खाना होना। हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है सर्टेन चीज़ों के लिए। अगर हम पैनक्रियास को देखें, 8 बजे के बाद पैनक्रियास को हम बोलते हैं सो जाते हैं। इसीलिए पुराने टाइम में जो हमारा खान पान था वो सनसेट के साथ होता था, सनराइज के साथ हमारा दिन शुरू होता था और सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता था। अगर आप देखें हिंदू धर्म में या जैनिज्म में शाम के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता, शाम यानी आफ्टर सनसेट कुछ नहीं खाया जाता। बट आज का जो लाइफस्टाइल हो चुका है इतना सेडेंट्री है कि लोग 11 बजे तक खा रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग चल रही है रात को 2 बजे तक। वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति काम करती है वो 70% ऑफ द टाइम उसका जो काम रहता है वो डाइजेशन में ही निकल जाता है, उसका जो प्रोसेस है। बट अगर आप 7 बजे शाम में खाना खा लेते हैं तो ऑन एन एवरेज सुबह 5 बजे तक आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप 8 बजे या 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो 2 घंटे आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए मिलते हैं। दैट मीन्स उस समय जो प्राण शक्ति है वो डाइजेशन में काम नहीं करेगी, वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में या आपकी हीलिंग में काम करेगी। आजकल लोग छोटे छोटे मील्स ज्यादा लेने लगे हैं कि हैवी मील लेने के बजाय हम छोटे छोटे मील्स ले लेते हैं और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ले लेते हैं। क्या वो लेना सही होता है लीवर के लिए? अगर आप कंसीडर करें, जैसे इंटरमिटेंट मील्स बोलते हैं, इंटरमिटेंट मील्स को लेने का भी एक तरीका होता है। दैट इंटरमिटेंट मील शुड बी रॉ मीन्स जो डायरेक्ट आपको नेचर से मिल रहा है। यू कैन हैव ड्राई नट्स, या आप नारियल पानी ले सकते हो, या आप फ्रूट्स ले सकते हो। इस तरह की आप छोटी मील्स ले सकते हो। बट अगर इफ़ यू स्विच टू कि अब मैंने पोहा खा लिया, थोड़ी देर बाद मैंने उपमा खा लिया, अब मैंने इडली खा ली, वो कहीं ना कहीं मैम ये सब तो लोग खाते ही नहीं, लोग पैक फूड पे ज़्यादा रहते हैं, लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ही बड़ा कॉज है सिरोसिस होने का। लोगों को लगता है कि हम एक सिर्फ डाइट कोक की अगर बात करें, लोगों को लगता है उसमें शुगर नहीं है, बट वो कम्प्लीटली गैस ही है जिसे लिक्विफाई कर दिया है, और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आप चाहते हो, एल्कलाइन वाटर का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। लोग आजकल जो RO वाटर्स लगा रहे हैं वो भी ऐसे लगा रहे हैं जिसमें कॉपर वायरिंग रहे या एल्कलाइन वाटर रहे। बट हम जो एल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा प्रोवाइड करते हैं जिसमें लाइव एनर्जी है, जिसमें लाइव एंजाइम्स हैं, जिसमें नेचुरल बैक्टीरियाज हैं या नेचुरल प्रीबायोटिक्स हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। गट के लिए फाइबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमारी बॉडी में जो हमारी गट होती है उसमें प्रोबायोटिक्स रहते हैं, और प्रोबायोटिक्स का जो फेवरेट फूड है दैट इज फाइबर। और फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? रॉ चीज़ों से। अगर हम वीट की बात करें, जो हम गेहूं को फाइबर के नाम पे समझ के बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर प्योर फॉर्म में आपको गेहूं मिलता है दैट कंटेन्स ओनली 1.2% ऑफ फाइबर कंटेंट। या राइस की बात करें, अगर विद ब्रान आप राइस लेते हो, इट कंटेन्स 0.2% ऑफ फाइबर कंटेंट। बट इतने फाइबर से क्या आपकी गट हेल्थी रहेगी? तो यू हैव टू स्विच टूवर्ड्स फ्रूट्स, सैलेड्स, या जो हमारे अनाज होते हैं, जैसे जो हमारे कंगनी है, हरी कंगनी है, कोपरा है, सावा है, पॉजिटिव मिलेट्स की जो बात करते हैं, अगर आप वो इनटेक करते हो तो आपकी गट हेल्दी रह सकती है। क्या हम लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।
अगर आप खाना पीना अपना चेंज कर लें, अगर आप रॉ डाइट की तरफ आ जाएं, अगर आप जितना हो सके उतना कच्चा खाएं या आप बॉइल्ड खाएं या आप लाइट फूड इनटेक करें, तो धीरे धीरे आपका अगर जो लिवर है वो किसी भी प्रॉब्लम से प्रोन है तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। लीवर के पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं उनकी डाइट में, जिसकी वजह से लीवर ठीक होने के बजाय खराब हो जाता है? आचार्य चरक ने एक बात बोली है कि हमारा जो कोश है, जो हमारा स्टमक है, वो 4 भागों में डिवाइड है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमेशा भूख रख के खाएं, कि जो एक भाग है वो उसे हम हमेशा खाली छोड़ें गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए। तो जितना पॉसिबल हो सके, जितना रहे, आप भूख रख के खाएं। ऐसा ना हो कि आप अगर 2 बजे खा रहे हैं तो पूरा यहाँ तक खाना भर लिया जाए, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। लोग फास्टिंग कर लेते हैं एंड जब फास्टिंग खोलते हैं तो वो ओवर ईट कर लेते हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान है उसका। अगर आप देखें, लोग फास्टिंग के नाम पे क्या करते हैं, चिप्स खाएंगे और ऐसा लगता है कि आप लाइट फूड इनटेक कर रहे हो, बट कैलोरीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं और आप 1.5 किलो सेब लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इक्वलेंट ही है। तो वो कैलोरीज आप देखें, आप 1.5 किलो खाने के बाद उतनी कैलोरीज ले पा रहे हैं, तो कैलोरीज का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। और जो भी आप फास्ट में इंटेक करते हैं वो ऑयली भी होता है कई बार। तो अगर आप फास्टिंग भी करते हैं, आप जितना हो सके रॉ चीज़ें खाएंगे तो वो आपकी फास्टिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। फास्ट अगर आप हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें तो लोग पहले एकादशी का फास्ट करते थे, एंड दैट कम्स इन ट्वाइस अ मंथ में 2 बार आती है। तो हर 15 दिन बाद इंसान की खुद से ही डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती थी। उसमें एकादशी में एक अन्न को छोड़ने के लिए बोला जाता है। अगर आप आजकल आप देखें तो लोग चावल छोड़ देते हैं, बट उसका जो सिग्निफिकेंस है वो किसी एक अन्न को छोड़ने का है। और हमारा जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि हमें एक ही अन्न खाना चाहिए पूरे दिन में। तो उस दिन हमने एक अन्न का त्याग कर दिया, तो इस तरह से हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी का। आजकल लीवर डिटॉक्स बहुत चल रहा है, तो लीवर डिटॉक्स करने के लिए कोई ड्रिंक भी है? जो अगर आप चाहें लिवर डिटॉक्स करने के लिए आप लिविंग वाटर इनटेक कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आप पूरे दिन में 1.5 लीटर लिविंग वाटर ले सकते हैं या अल्कलाइन वाटर ले सकते हैं। उसे बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप एक कांच की बोतल लें, उसमें 1.5 लीटर पानी डालें और ओवरनाइट उसे रखना है। उसमें आप लिटिल फिंगर जितना अदरक डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, एक आंवला डाल सकते हैं, कुछ स्लाइसेस नींबू की डाल सकते हैं। जो पत्ते इजीली आपके आसपास अवेलेबल है, आप पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, अमरूद के पत्ते डाल सकते हैं, एक गाजर उसमें काट के डाल सकते हैं। और अगर उसके टेस्ट को एनहांस करना है, उसका फ्लोरा थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप उसमें एक हरी मिर्च डाल सकते हैं। ओवरनाइट उसे रख के मॉर्निंग में आप पूरे दिन उसे ले सकते हैं। नारियल पानी को लीवर के लिए अमृत माना जाता है, क्या ये सही है? जी, जो हमारा कोकोनट वाटर होता है वो एक तरह से कंप्लीट डाइट है, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं। तो लेकिन नारियल पानी पीने का भी तरीका है। अगर आप सोचें कि आप 5 मिनट में नारियल पानी इंटेक कर लें, जिस तरह से गन्ने को चूसने से जितने फायदे होते हैं, गन्ने का जूस पीने से उतने फायदे नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने जिस चीज को जिस तरह से दिया है हमें वैसे ही उसे इंटेक करना चाहिए। जूसेस तो हमने इन्वेंट किए हैं जी, जो नेचर ने दिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए दिया है कि उसका डाइजेशन इस तरह से होगा। वैसे ही नारियल पानी को अगर आप सिप सिप करके पियोगे तो ही वो मेडिसिन की तरह एक्ट करेगा। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए लीवर पेशेंट्स को? लिवर पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो टाइम से खाना, कम खाना यानी भूख रख के खाना। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी आप खाएं आप वज्रासन में बैठ के खाएं और जितना हो सके आप कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें, यानी आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होना चाहिए। और आपको प्रोटीन वाला डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है कहीं ना कहीं आपका पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, असाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और हमारा ये ग्रॉस असाइटिस में बोला जाता है। फिर उस पानी को कहीं ना कहीं निकलवाना पड़ता है। तो अगर आप पहले से ही प्रोटीन इंटेक करेंगे तो आपका एल्ब्यूमिन जो होगा वो कम नहीं होगा कहीं ना कहीं, तो जो पेट में पानी भरने की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी।
दिनचर्या कैसी होनी चाहिए लिवर पेशेंट की? दिनचर्या अब देखो, सिर्फ लिवर पेशेंट की नहीं, हर पेशेंट की जिसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला, सिर्फ सिरोसिस होना या फैटी लिवर होना पेट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मोशन भी क्लियर पास नहीं हो रहा तो भी वो आपके लिवर का ही इशू है। तो आप जब सुबह उठें, सुबह उठते समय आपको सबसे पहले गर्म पानी लेना चाहिए, और अगर वो आप मल आसन में बैठ के या उकड़ू बैठ के अगर आप उसे लेते हैं, और पहला जो आपका पानी है उसे आपको अमृत की तरह इंटेक करना चाहिए। बिल्कुल हल्के हल्के भगवान को धन्यवाद करते हुए सिप सिप करके उस पानी को लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने ड्राई नट्स ले सकते हैं। ड्राई नट्स में आप जैसे 4 बादाम भिगो के या 2 अंजीर, आप मुनक्का ले सकते हैं, और ये सब कुछ सोक्ड होना चाहिए। जो भी आप सीड्स लेते हैं वो हमेशा सोक्ड होने चाहिए, क्योंकि हर सीड के ऊपर भगवान ने एक कोटिंग दी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और जब आप उसे सोक कर देते हैं तो जो उसकी एनर्जी होती है, पैसिव एनर्जी होती है, वो एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और तभी वो आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। फिर देन यू कैन हैव योर फ्रूट्स, या आप अगर सैलड लेना चाहते हैं, फ्रूट लेना चाहते हैं, या नारियल पानी लेना चाहते हैं, अपने वेट के अकॉर्डिंग। सैलड और फ्रूट आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर मेरा वेट 50 kg है तो इंटू 10 यानी 500 ग्राम्स तक आप फ्रूट मॉर्निंग में ले सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। दिन के समय आपको जो सैलड लेना है वो इंटू 5 यानी 250 ग्राम आपको सैलड लेना है, और उसके बाद आप मील ले सकते हो इमीडिएट बाद। और जो मील है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप रोटी भी ले रहे हो, आप चावल भी ले रहे हो, आपको एक ही ग्रेन इंटेक करना है। और दिन में आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन टी कोई ले सकते हैं, कोई काढ़ा ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन टी या काढ़ा कौन सा हो सकता है? आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, या आप कड़ी पत्ते को उबाल के वो ले सकते हो, या आप गोक्षूर पुनर्नवा का आप काढ़ा ले सकते हो। पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है लिवर पेशेंट्स के लिए, आप उसका काढ़ा ले सकते हो। और लिवर के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने नट सोक किए हैं मॉर्निंग में, तो आप अलसी जो होती है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, आप उसे ओवरनाइट सोक करके अपने फ्रूट्स पे या अपने सैलेड पे स्प्रिंकल करके वो भी ले सकते हैं। कहा ये जाता है कि सैलेड्स पे नमक नहीं डालना चाहिए, क्या क्यों नहीं डालना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है? सैलेड पे नमक अगर आप डालोगे, जैसे मैंने बोला, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अगर आप सैलेड पे नमक डाल दोगे तो कहीं ना कहीं वो जो बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डॉक्टर यामिनी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।